हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम 2023 वाला पीएसटेट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश पैडागोजी को कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मिस्टर राव इंसिस्ट दैट द ग्रामर ऑफ यूज या फिर द ग्रामर इन ऑपरेशन शुड बी टॉट टू द लर्नर्स इन अ लैंग्वेज क्लास। विच टाइप ऑफ ग्रामर इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट। सो इसमें पूछा गया है, मिस्टर राव जो है वो इंसिस्ट करते हैं ग्रामर ऑफ यूज या फिर ग्रामर इन ऑपरेशन, जो ग्रामर यूज करनी चाहिए या फिर ऑपरेशन में लानी चाहिए उसको कैसे टीच करना चाहिए। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं दैट इज फंक्शनल ग्रामर, फॉर्मेटिव ग्रामर, फॉर्मल ग्रामर या फिर इंटीग्रेटिव ग्रामर। सो अगर आपको सारी ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में डिटेल में पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली मार्क कर सकते हो। सो यहाँ पर सारे जो ग्रामर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर कौन सी होगी? जिसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे, और इसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहते हैं। जैसे रूल्स को या फिर कॉन्सेप्ट्स को रट्टा लगा के याद करना, और इसमें जो एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, और इसको हम स्कूल ग्रामर भी कहेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल्स होंगी जिसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, सो ऐसी जो सारी चीजें हैं जिसको हम रट्टा लगा के याद करें, वो सारी चीजें ट्रेडिशनल ग्रामर में आ जाएंगी और इसको हम फॉर्मल ग्रामर कहेंगे। और ये कभी भी बेस्ट वे नहीं होगा ग्रामर को टीच करने का। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये इलॉजिकल भी है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर मीनिंगफुल होगी, और इसमें पहले हम मीनिंग जो है वो टीच करेंगे कि क्या मीनिंग है उस चीज का, और फिर उसके बाद रूल्स या फिर कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे। सो ये इनफॉर्मल है, लॉजिकल है और इंडक्टिव है। सो इसमें क्या है कि हम अपनी जो फीलिंग्स और जेस्चर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगी एग्जांपल्स, ग्रीटिंग, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग, एक्सेट्रा। सो ये सारी जो चीजें हैं ये आ जाएंगी फंक्शनल ग्रामर में। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ग्रामर। इंटीग्रेटेड ग्रामर में क्या होगा? ये कुछ नहीं है, ये बस क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। जैसे ऐसे, न्यूज रिपोर्ट, स्टोरी राइटिंग, ये सारी जो चीजें हैं ये इसमें कंसीडर की जा सकती हैं, जिसमें एक क्रिएटिविटी आ जाएगी, जिसमें हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव ग्रामर। फॉर्मेटिव ग्रामर कौन सी होगी? इट इज सिमिलर टू फॉर्मल ग्रामर, जिसमें हम रूल्स और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बट इन अ डिफरेंट वे। डिफरेंट वे में कैसे होगी? जैसे फिलअप्स, ट्रांसफॉर्म द स्टेटमेंट इनटू रिपोर्टेड स्पीच। फिलअप्स कैसे होंगे? जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस में यूज करके, जैसे आपको एक वर्ड दिया जाएगा, सो वो जो एक वर्ड है वो फिल किया जाएगा एक सेंटेंस में। सो फिलअप्स जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाएंगी, और दूसरी एग्जांपल है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो भी एक तरह से डिफरेंट वे हो जाता है बोलने का। सो ऐसे एग्जांपल्स को हम फॉर्मेटिव ग्रामर में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट है इस क्वेश्चन में, सो अभी आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सारा मैंने डिटेल में बता दिया है। फंक्शनल ग्रामर क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, फॉर्मल क्या है, इंटीग्रेटिव क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल ग्रामर। क्योंकि जो ग्रामर है वो मीनिंगफुल वे से हम लोग टीच करेंगे, सो ऐसी जो ग्रामर होगी दैट इज फंक्शनल ग्रामर। नेक्स्ट वन इज, इफ लर्नर मेक मिस्टेक एंड करेक्ट हिमसेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ एरर डज द लर्नर मेक? प्री सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, पोस्ट सिस्टमेटिक या फिर एरर ऑफ कलेक्शन। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एरर्स हैं, एरर 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज प्री सिस्टमेटिक, सेकेंड वन इज पोस्ट सिस्टमेटिक एंड थर्ड वन इज सिस्टमेटिक। सो एरर ऑफ सिलेक्शन कोई टाइप नहीं है इसकी। सो ए, बी और सी में हम देखेंगे कि कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। तो यहाँ पर प्री सिस्टमेटिक एरर वो एरर होंगे जिसमें बच्चे को नहीं पता होगा कि वो एरर कर रहा है, और उसको बाद में भी नहीं रियलाइज होगा कि वो उसने एरर किया है वहां पे।
तो प्री ऑपरेशनल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो खुद ही मिस्टेक कर रहा है और खुद ही अपने आप को करेक्ट कर रहा है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है यहाँ पे? सिस्टमेटिक एरर में जब भी हम कोई चीज परसीव करेंगे, जब भी हम कोई चीज लर्न करेंगे, तो वो हम गलत ही अडेप्ट कर लेंगे, गलत ही लर्न कर लेंगे और उसको गलत ही प्रोनाउंस करेंगे, गलत ही लिखेंगे। तो ऐसे जो एरर होंगे इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे पोस्ट सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जिसमें बच्चा जो खुद मिस्टेक करेगा और खुद ही अपने आप को करेक्ट करेगा। सो इसमें जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज which strategy of processing does the listener use when he or she depends on the received information to understanding the meaning? पहले जो लर्नर है वो सारी ही इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा और उसके बाद मीनिंग पे पहुंचेगा। तो ऐसी जो अप्रोच होगी, ऐसी जो प्रोसेसिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? बॉटम अप प्रोसेसिंग, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, बॉटम डाउन प्रोसेसिंग या फिर टॉप अप प्रोसेसिंग? सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें है बॉटम डाउन। बॉटम का मतलब ही डाउन होता है और डाउन डाउन प्रोसेसिंग ऐसी प्रोसेसिंग कोई नहीं है। सो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकती। उसके बाद टॉप अप प्रोसेसिंग, टॉप का मतलब भी अप होता है, तो अप प्रोसेसिंग वाली कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है वो राइट हैं, दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है उसका मतलब है टॉप डाउन प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग होगी जिसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे। पहले हम जनरल चीजें सीखेंगे, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीजें सीखेंगे। और बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या होगा? पहले हम स्पेसिफिक चीजें सीखेंगे, फिर हम जनरल पे आएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? लिसनर पहले रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन और फिर मीनिंग पर पहुंच रहा है। सो पहले वो सारी चीजों को, स्पेसिफिक चीजों को कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद जनरल, उसके बाद मीनिंग पर पहुंच रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बॉटम अप प्रोसेसिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why multilingualism is viewed as the powerful tool in the language classroom? It enables the language teachers to complete the work in an efficient way. It enables the language teachers to increase their knowledge. It enables the learner to interact with a cross section of people of various linguistic groups. It enables the learner to pay more attention in the language classroom. तो इसमें पूछा गया है कि जो हम मल्टी लैंग्वेज का यूज करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको हम पावरफुल टूल कैसे मान सकते हैं लैंग्वेज को टीच करने में या फिर लैंग्वेज क्लासरूम में? फर्स्ट ऑप्शन जो है उसका मीनिंग है कि लैंग्वेज टीचर जो होगा उसको एफिशिएंट वे से अलाउ करना, कि वो एफिशिएंट वे से वर्क करे। दूसरी ऑप्शन में है इट इनेबल्स द लैंग्वेज टीचर टू इंक्रीज देयर नॉलेज, ये लैंग्वेज टीचर की नॉलेज को इंक्रीज करेगा। इट इनेबल्स द लर्नर टू इंटरेक्ट विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। सो थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो लर्नर को डिफरेंट डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका देता है। सो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि जो लर्नर है वो ज्यादा अटेंशन दे लैंग्वेज क्लास में। सो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इनेबल्स द लर्नर, ये डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने को अलाउ करता है। सो मल्टीलिंगुअलिज्म एक पावरफुल टूल है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लर्नर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज कॉग्निटिव होल वेयर कॉन्टेक्स्ट इज important
and meaning is more important than form. Communicative approach testing, context approach testing, integrative टेस्टिंग या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच टेस्टिंग. सो ये कॉग्निटिव, सारी की सारी कॉग्निटिव नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच तो नहीं होगा. देन कॉन्टेक्स्ट टॉपिक बेस्ड या फिर थीम बेस्ड जो अप्रोच है वो भी करेक्ट नहीं होगा. सो यहाँ पर इंटीग्रेटिव टेस्टिंग जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट तो इम्पॉर्टेंट है बट इसमें जो मीनिंग है वो भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में क्या होगा, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे वर्ड्स, वोकैब, ये सारी टेस्टिंग जो होगी वो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में आएगा. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज before playing remedial teaching, the teacher wants to understand the difference between students' actual behavior and his expected behavior. Which kind of test should be designed? Achievement test, diagnostic test, proficiency test, aptitude test. इसमें पूछा गया है कि रेमेडियल टीचिंग करने से पहले बच्चे का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करना, डिफरेंस उसमें देखना कि पहले कैसा था बाद में कैसा है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा होगा उसका. सो ये किस काइंड का टेस्ट होगा जो डिजाइन किया जाएगा बच्चे का बिहेवियर देखने के लिए. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट. नेक्स्ट इज what should be done to test the ability for the natural communication in real life situation? Make the students participate in the role play, make the students participate in group discussion, ask student to narrate anecdotes, ask student to make announcements. So यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेक स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द रोल प्ले. सो रोल प्ले में क्या होगा, डिफरेंट करेक्टर्स दिए जाएंगे बच्चों को और उनको एक नेचुरल वे से कम्युनिकेशन करना है जैसे रियल लाइफ में करते हैं. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रीडिंग शुड बी एनकरेज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद ग्रेट माइंड्स एंड टू एनलार्ज pupils' sphere of knowledge? इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ग्रुप रीडिंग या फिर अलाउड रीडिंग. सो इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होगी जिसमें डिटेल्ड नॉलेज होगी, डिटेल्ड नॉलेज प्लस स्पेसिफिक गोल. मीन्स अगर आपको कोई पैसेज दिया गया है उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, तो ये आपका एक स्पेसिफिक गोल होगा कि उसमें से क्वेश्चंस जो है वो आपको फाइंड करने हैं. इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर जो है उसका नॉलेज होना भी जरूरी है. सो इंटेंसिव रीडिंग में डिक्शनरी का यूज भी होगा. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होगी जिसमें हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ेंगे, जिसको हम इंजॉय करेंगे रीडिंग करते हुए, और ये हमारी डेवलप करेगी जनरल रीडिंग स्किल, हमारी रीडिंग को ये डेवलप करेगी और हमारी रीडिंग फ्लुएंसी को एनहांस करेगी, और इसमें कोई यूज नहीं होगा डिक्शनरी का. सो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो चाइल्ड का नॉलेज एनहांस करती है. ग्रुप रीडिंग, ग्रुप में रीड करना, और अलाउड रीडिंग मतलब जोर जोर से बोलना या फिर लाइंस को रिपीट करना. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, एक्सटेंसिव रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Miss Namita is concerned about indistinct and shabby handwriting of some students with her English class. Which of the following should Miss Namita use to help the students? Motivate the student to write clearly, give rewards to students, use transcription books, ask them to attend extra class. तो किसी की राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा गंदी है और उसको सुधारने के लिए एक टीचर को
क्या करना चाहिए, यहाँ पर नाम दिया गया है मिस नमिता। सो उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि वो क्लियर लिखें, या फिर उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, या फिर ट्रांसक्रिप्शन जो बुक्स होती हैं उनका यूज करना चाहिए। ऑप्शन डी है आस्क देम टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लास। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूज ट्रांसक्रिप्शन बुक्स, जिसमें अल्फाबेट्स जो होंगे वो ऑलरेडी लिखे होंगे और उनके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, उससे जो बच्चे की हैंडराइटिंग है वो एनहांस हो सकती है, वो अच्छी हो सकती है। उनको मोटिवेट करने से वो क्लियर नहीं लिख पाएंगे, रिवॉर्ड देने से भी वो क्लियर नहीं लिख पाएंगे अगर उनको पता ही नहीं है कि कैसे वर्ड को लिखना है। अगर उनको एक्स्ट्रा क्लास देंगे तब भी वो नहीं लिख पाएंगे। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज the bulk of English vocabulary items can be classified into 4 distinct group of words. Select the correct out of the following. तो यहाँ पर जो English vocabulary है उसमें classified किए गए हैं 4 distinct group of words. So वो words हैं function word, substitute word, distributive word and context words. Next is, so next question जो है वो पैराग्राफ से है, जो मैंने ऑलरेडी अलग से करवा दिया है। 79 भी, 80 भी, 81 भी, 82, 83, 84, 85। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सेप्टेड टीचिंग मॉडल ऑफ इंग्लिश आर इंटेलिजिबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, intelligibility, social acceptability, variability, learnability, teachability, variability, intelligibility, teachability। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजिबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी। ये सारी चीजें जो हैं वो टीचिंग मॉडल में दे रखी हैं। नेक्स्ट इज which of the following are not a movable organ of speech? Lips, nasal cavity, uvula या फिर lower jaw। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, nasal cavity। और इसके अलावा जो ऑर्गन्स बोलते टाइम मूव नहीं करते वो हैं टीथ, हार्ड पैलेट, alveolar ridge and nasal cavity। तो इनकी पोजीशन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। nasal cavity and teeth। सो ये जो 4 ऑर्गन्स हैं वो मूव नहीं करते इन स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ patterns of arrangement or sentence is known as morphology, syntax, semantics या तो यहाँ पर morphology का मतलब है smallest meaningful unit of language, और इसको हम oral grammar भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स जो है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है कि कैसे हमने वर्ड्स को अरेंज किया है। नेक्स्ट इज सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। मीनिंग मीन्स जैसे हमने वर्ड्स को अरेंज किया है उन सभी का इंडिविजुअली मीनिंग क्या है और सबके साथ कलेक्टिवली उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ग्राफेमिक्स जो है वो रिलेट करती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिंटेक्स। सो द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट और सेंटेंस is called syntax. Next question is Mrs. Jyotika reintroduces previously taught vocabulary and structures wherever logical
or possible in her classroom. Which approach is Mrs. Jyotika using? Multiple line approach, situational approach, structural approach या फिर spiral approach? मिसेस ज्योतिका जो है उन्होंने पहले जो वोकेबलरी करवाई उस इसमें सबसे फर्स्ट है मल्टीपल लाइन अप्रोच। मल्टीपल लाइन अप्रोच क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उस कॉन्सेप्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को देखना और उनको टीच करना, फिर एक कॉमन गोल पर हम लोग पहुंच जाएंगे। सिचुएशनल अप्रोच में क्या होगा? रियल लाइफ सिचुएशन होगी और उससे लर्न करेंगे वो कैब या फिर सेंटेंस का पैटर्न। स्ट्रक्चरल अप्रोच एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें बच्चा जो है वो स्ट्रक्चर को सीखेगा, ना कि वोकैबुलरी को। नेक्स्ट इज स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच में क्या होगा? जो भी हमने बच्चों को टीच किया है उसमें उनको री इंट्रोड्यूस करना और री इन्फोर्स करना। सो कॉन्सेप्ट्स जो हैं इससे बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी है। ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरल अप्रोच। नेक्स्ट इज oral teaching precedes any form of reading and writing. This is an essential feature of which of the following method? Grammar translation method, bilingual method, direct method या फिर pragmatics method? यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्टली ट्रांसलेट करके बच्चे को टीच किया जाए। बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज का यूज करके, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। कोई भी रीडिंग या राइटिंग करने से पहले ओरल टीचिंग प्रोसीड की जाती है, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। प्रैग्मेटिक मेथड में बच्चे को हेल्प किया जाता है कि वो अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे अलग अलग सिचुएशन में। ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।